Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 2nd January. So let's get started. Alright, here is a name of a tribe called as Hatti. Alright, it is found in Himachal Pradesh. It is added to scheduled tribal list. Okay. कई बार आपको ट्राइब्स के नाम देकर उनके स्टेट या लोकेशन जहां पर वो पाए जाते हैं इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ओके, जीएसटी रेवेन्यू की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी डिप हुई है और ये ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट की जाती है। लाइक जैसे अभी हमारे पास दिसंबर का अगर डेटा आया होगा, ओके, तो ये पिछले साल के दिसंबर से कंपेयर किया जाएगा। ओके, ईयर ऑन ईयर उससे पता चलता है हमें कि कितना परसेंट ग्रो हुआ है पिछले साल से, 10%, 15% या इस तरह की चीजें। ऑलराइट, अभी इसको हम इंडियन एक्सप्रेस का जो पेज आएगा ना उस पे टेबल दिया हुआ है उस पे देखेंगे। एक्सपोसेट, इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा डिटेल में जाना था, राइट। लॉन्च किया गया है बाय PSLV C58 एक्सरे, जिसका पूरा नाम है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ओके, ये 68th फ्लाइट थी PSLV की, बट इसको C58 क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें 2 फ्लाइट कभी पहले स्टार्टिंग में फेल हुई है। ठीक है, तो 58 सक्सेसफुल फ्लाइट बट ओवरऑल 68th फ्लाइट। India became second nation to send an observatory to study astronomical sources such as black holes, neutron stars, etc. ओके, सेकेंड नेशन, इसको याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, पहले नासा भेज चुका है इस तरह की चीजें, बट इंडिया ने पहली बार भेजी है। नाउ, एक्सपोसैट इज ओनली द सेकेंड एक्स-रे polarimetry mission in the world after NASA's IXPE launched in 2021. PSLV Orbital Experiment Module 3, that is POEM 3 experiment was also executed to meet the objective of 10 other payloads. अब देखिए इसके बाद क्या किया इन्होंने कि जैसे हमारा ये PSLV था, ठीक है, तो इसकी जो 4th स्टेज थी, ठीक है, सपोज दिस वन, इसको ये लोग वापस से ऑर्बिट में नीचे लेकर आए। ठीक है, उसमें सोलार पैनल वगैरह ओपन किए और ये पूरा जो 4th स्टेज था ये एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा 10 अदर पेलोड्स के लिए, यहाँ पर जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। ओके, और ये दूसरी बार इंडिया ने ऐसा किया है जब उन्होंने यहाँ पर जो रॉकेट का ही 4th स्टेज था PSLV का, उसी को एज अ प्लेटफॉर्म कन्वर्ट कर दिया बाकी के सैटेलाइट्स के लिए। ठीक, अब इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे। गोल्डी बरार एक टेररिस्ट है, कनाडा बेस्ड। ओके, इसको इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया गया है अंडर UAPA। देखिए UAPA में पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया जा सकता था एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया UAPA एक्ट में, और ये राइट दिया गया कि होम मिनिस्ट्री इवन इंडिविजुअल्स को भी टैग कर सकती है एज अ टेररिस्ट, इंडिविजुअल टेररिस्ट। ओके, पहले अलाउ नहीं था, 2019 के अमेंडमेंट के बाद अलाउ किया गया। अब यहाँ पे जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है वहाँ की अथॉरिटी ने एक ड्रेस कोड बना दिया है कि आप शॉर्ट्स, स्कर्ट्स या स्लीवलेस ड्रेस इस तरह की चीजें नहीं पहन सकते। अब इसको उस वे में नहीं देखना चाहिए ऑर्थोडॉक्सी, बट हर टेम्पल की कुछ अपनी सैंक्टिटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का ड्रेस कोड बनाया। दी ओनली थिंग कि कुछ चीजें बैन की है उन्होंने वहां से। ठीक है, एंड इवन दे विल प्रोवाइड धोती ऑल्सो। ठीक, तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कहीं हुआ है। अगर शनि शिंगणापुर मंदिर जाएंगे ना तो वहां भी ऐसा ही है, वहां भी आपको प्रॉपर पहले बात लेनी पड़ती है। नाउ, बैन ऑन कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक बैग्स, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। यहाँ पे वर्ली ट्राइब है एक, वर्ली ट्राइब, ये महाराष्ट्र में मिलती है। दे आर अपोजिंग शिवाजी, महाराज शिवाजी म्यूजियम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको अपोज कर रहे हैं कि इसके लिए हम अपना लैंड नहीं दे पाएंगे। नाउ, PSLV मिशन, अब देखिए एक होते हैं साइंटिफिक मिशन, ठीक है, जैसे आदित्य L1 था, चंद्रयान एंड सो ऑन। एक होते हैं टेक्नोलॉजिकल मिशन, जैसे हम गगनयान में अपनी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि चेक कर सकते हैं या नहीं इमरजेंसी के केस में एंड सो ऑन। तो अगर इस 2 तरह के मिशन की बात की जाए ना, साइंटिफिक मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन, तो ज्यादातर जो इसरो के मिशन रहे हैं दे आर स्क्यूड इन द फेवर ऑफ द लेटर, दैट इज दिस वन, टेक्नोलॉजिकल मिशन। ठीक है, साइंटिफिक मिशन हम लोग ज्यादा नहीं करते थे क्योंकि हम लोग का फोकस स्पेस में कभी भी रिसर्च जैसे एरियाज में ज्यादा नहीं रहता था। हमारा यही रहता था कि सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करनी है, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो सकती हैं ताकि हम डिजास्टर्स रोक सकें,
नेचुरल रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। तो इंडिया का हमेशा स्पेस में ज़्यादा फोकस रहा है टेक्नोलॉजिकल मिशंस पे, साइंटिफिक मिशंस पे थोड़ा कम रहा है, जबकि नासा का थोड़ा सा उल्टा है, वो साइंटिफिक मिशंस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता है। बट इंडिया में अब ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, और हमारा गोल भी यही है कि जो टेक्नोलॉजिकल मिशन टाइप की चीज़ें हैं ना, सैटेलाइट्स एंड ऑल दिस, ये हम लोग प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने न्यू न्यू स्पेस एजेंसी सेटअप किया ना, इन स्पेस करके हम लोग एक एजेंसी लाए, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है वो प्राइवेट सेक्टर संभाले, और इसरो जो है वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सके साइंटिफिक मिशंस में। एक्सपोसैट इज द ओनली सेकेंड स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन। मैंने कल आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन साइंस पेज पर समझाया था कल, पोलराइजेशन वगैरह क्या होता है, एंड एट हायर एक्सरे एनर्जीज देन दी अदर। ओके, अब इसमें दो पेलोड हैं, एक है पॉलिक्स पेलोड और दूसरा है एक्स एस्पेक्ट पेलोड। ओके, पॉलिक्स पेलोड एक्सरेज को ट्रैक करेगा इन रेंज ऑफ 10 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि एक्सपेक्ट पेलोड करेगा 0.8 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें, बस दो पेलोड हैं, उनके नाम याद रखिए। वैसे मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा आ रहा है न्यूज़पेपर में 2 दिन से, कि पूछा जा सकता है कई बार डिटेल में। ओके, अब ज्यादा यूपीएससी को इंटरेस्ट ये होगा कि इससे क्या फायदे हो सकते हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू शेड लाइट ऑन द इंटेंस एक्स-रे सोर्सेज सच एज पल्सर्स एंड ब्लैक होल्स। ओके, तो ये सोर्सेज याद रखिएगा कि एक्स-रे के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। नाउ, अब सेकेंड पार्ट जो था इस मिशन का वो ये था कि एक्सपोसैट लॉन्च कर दिया 650 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज थी पीएसएलवी की, fourth stage of the rocket was lowered itself into 350 kilometer high orbit and unfurled solar panels, becoming a rudimentary satellite। तो ये जो फोर्थ स्टेज था ना, वो एक rudimentary सैटेलाइट, यानी कि जो खुद कुछ काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है बाकी सैटेलाइट्स के लिए। ओके, तो इसने अपने आप को एक rudimentary सैटेलाइट में कन्वर्ट कर लिया, एंड इट विल एक्ट एज ए टेस्ट बेड फॉर द 10 पेलोड्स इट कैरिड। ठीक है, तो मतलब ये मिशन ने दो चीजें अचीव की। पहला, एक्सपोसैट सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया, वहां सेटल करके फिर ये नीचे आया, और जो रॉकेट की फोर्थ स्टेज थी उसको उसने अपने सोलर पैनल्स वगैरह अनफोल्ड किए, और एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा एज अ टेस्ट बेड फॉर 10 अदर जो पेलोड्स वो अपने साथ कैरी कर रहा था। दिस इज थर्ड टाइम, नॉट सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज ओनली थर्ड टाइम दैट इसरो हैज ऑपरेटेड द पीएसएलवी फोर्थ स्टेज इन दिस वे। क्लियर? ओके, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। पहले ये तीसरी बार इसरो ने ऐसा किया है। यहाँ पर दो पेलोड हैं इसके, जो अलग अलग रेंज में एक्सरेज को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, सोर्सेज क्या हो सकते हैं एक्सरेज की, तो पल्सर्स, ब्लैक होल्स एंड सो ऑन। पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे क्या है ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, वो कोरिया गए हुए थे। तो देखिए, कोरिया की जब बात आती है ना, तो कोरिया की टेंशन ये है कि उसके अराउंड एक एक्सेस डेवलप हो रहा है। ऊपर रशिया है, फिर चाइना है, और फिर नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, और नीचे आ जाता है साउथ कोरिया। अब इन तीन का जो एक्सेस डेवलप हो रहा है ना, ये हमेशा से इसके लिए एक टेंशन की वजह है, खासकर नॉर्थ कोरिया। तो इवन साउथ कोरिया भी एक पार्टनरशिप डेवलप करना चाहता है इन डिफेंस सेक्टर, एंड इंडिया इज द वन पार्टनर जिसकी तरफ वो दिखता है। राइट? तो यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ गए थे, तो वैसे मोस्टली बोल बच्चन टाइप की बातें हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया के पास यूएसए का सपोर्ट है ऑलरेडी, जो भी उसके अराउंड एक्सेस डेवलप हो रहा है उसके लिए। इंडिया इज नॉट मेयरली द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, रादर इट स्टैंड्स द रीजनल पावर capable of substantial contribution to peace and stability in Indo-Pacific। ऑलराइट, तो ये इस तरह के पॉइंट्स जरूरी हो जाते हैं कि आप अपने नोट्स में रखें, क्योंकि यही है जो आपके आंसर्स को एक मैच्योरिटी शो करेंगे आपके आंसर्स में। राइट? इसलिए नाउ द इमर्जिंग कोलिशन ऑफ नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया पोजेस ए न्यू सीरियस चैलेंज। एक्सप्लोर टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, तो यहाँ पर दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं इन डेवलपिंग एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इक्विपमेंट, propelling both countries to the forefront of innovation and self-reliance in the era where defense against space warfare, information warfare यानी कि data security and all, and cyber security is paramount।
क्योंकि अब वॉर ऐसा नहीं है जैसे बैटलफील्ड में लड़ी जाती है। आप सामने वालों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड को हैक कर लीजिए एंड पूरा ब्लैकआउट कर दीजिए उनकी कंट्री में। नाउ इसके अलावा कोरिया का स्टेटस क्या है? इट इज ए एडवांस हाईटेक डिजिटल सुपर पावर, सो वास्ट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स in areas to effectively counter emerging threats in digital domain, ensuring security of critical infrastructure इंफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं CII। ठीक है, और याद कीजिए हमारे यहाँ एम्स पे अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक। ठीक है, उसके अलावा HCL, टाटा ग्रुप, सब पे रैंसमवेयर अटैक हुए। Now there is potential for collaboration in maritime security, including joint patrolling and information sharing. हम लोग ज्वाइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ में कॉपरेट कर सकते हैं, एंड एड्रेसिंग द वल्नरेबिलिटीज टू नेचुरल डिजास्टर। लास्टली, म्यूचुअल ग्रोथ इज फाउंड इन एनहांसिंग जॉइंट आर्मी एक्सरसाइजेज, फोस्टरिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ आर्मीज फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशन। नाउ दिस इज अगेन, यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट इन योर नोट्स। ये सिर्फ कोरिया के कंटेक्स्ट में नहीं, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के कंटेक्स्ट में अगर आपको अपना आंसर कंक्लूड करना हो ना, तो आप इसी वे में करेंगे। A strategic, balanced approach coupled with adaptability to the evolving geopolitical landscape is key to unlocking a robust and enduring defense collaboration, in turn creating a partnership that foster peace, stability, prosperity in Indo-Pacific region. Alright, so ये this one point and this, ये आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कीजिएगा, ये आपके आंसर को, एंड दिस वन ऑल्सो, ये आपके आंसर को बहुत बेटर बनाएगा। ना वाइडनिंग वॉर, अब देखिए इसको पूरा देखने की बजाय इसका क्रक्स पर इतना समझिए कि यूएसए ने ऑपरेशन लॉन्च करा है रेड सी में। ठीक है, उसने हाउदी रेबल्स की जो कुछ शिप्स थी, ऑलमोस्ट 4 शिप्स, उस पर अटैक भी किया। ठीक है, हाउदी की तरफ से आने वाले मिसाइल्स और रॉकेट्स को भी मार गिराया। बट बात यह है कि इस रेड सी में इसके अक्रॉस सारी अरेबियन कंट्रीज हैं, इवन इंक्लूडिंग इजिप्ट। ठीक है, जो स्विस कैनाल को कंट्रोल करता है, बट कोई भी यूएसए के इस मिशन को ज्वाइन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी कंट्रीज की जो अरब सिंपैथी है वो लाई करती है विद द पैलेस्टीनियंस। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि यूएस का जो अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है इसराइल को, अब उसके अगेंस्ट डायरेक्टली तो ये अरब कंट्रीज नहीं जा सकती हैं, बट यहां पर इस कोलिशन को ज्वाइन ना करना सिक्योरिटी के लिए, ये कहीं ना कहीं एक तरह का प्रोटेस्ट ही है अरब कंट्रीज के अगेंस्ट, अरब कंट्रीज का यूएसए के अगेंस्ट। यूएस स्ट्राइक ऑन Yemen से Iran backed Houthi militants in the Red Sea. Okay, it is the latest sign that Gaza war is widening. Houthis say that to express solidarity with the Palestinians, they would continue to attack commercial vessels passing through Bab al-Mandeb Strait. Okay, और ये कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ मैप पे भी। ठीक है, यहाँ कहीं बाब अल मंडेब लाई करती है। ओके, दिस इज बाब अल मंडेब। ठीक है, ये पूरा रीजन है आपका रेड सी, ऊपर है आपका स्विस कैनाल, राइट। तो यहाँ ये पूरे एरिया में अटैक होता है क्योंकि यहाँ पर आता है यमन। ठीक है, यमन जहां पर हाउथी रेबल्स एक्टिव है एंड दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। नाउ सिंस लास्ट नवंबर एटलीस्ट 20 कमर्शियल टैंकर्स कम अंडर हाउथी अटैक। काफी होते हैं, राइट। सम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कंपनीज, फॉर एग्जांपल मेयर्स्क, ठीक है, इसने किया भी है कि हम इस रूट से नहीं भेजेंगे अब शिप्स। ठीक है, आप पूरा केप ऑफ गुड होप से घूम के जाइए, यानी कि साउथ अफ्रीका, जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप एट द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां से पूरा वेसल्स को घूम के जाना पड़ रहा है। अगर अब जैसे इंडिया को आप सिर्फ इसी कंटेक्स्ट में देख रहे होंगे ना अभी तक कि यहाँ से क्रूड ऑयल हम लोग बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है। सिर्फ हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद रिफाइन करके पूरा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम यूरोप को। इवन रशिया से भी हमने क्रूड ऑयल बहुत लिया है। ठीक है, इनडायरेक्टली फिर उसको रिफाइन किया और फिर यूरोप में दिया है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप रशिया का ऑयल यूज नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्टली कर रहा है इंडिया के थ्रू। ओके, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। इंडिया के एक्सपोर्ट जो यहाँ स्विस कैनाल और रेड सी से पास होते थे, वो अब कहां से पास हो रहे हैं? पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम के। ओके, दे हैव suspend trading on the Red Sea route. Traffic through the Red Sea dropped by almost 35% in recent weeks, increasing the shipping and insurance cost. Now, this prompted the US to announce a new naval task force to ensure security in one of the world's busiest shipping lanes. Now, this US attempt is a standalone security crisis
has its own limitation. No Red Sea basin country joined the US-led task force. किसी भी country ने join नहीं किया है. Now this shows the growing anger in the Arab world for its unconditional support for Israel's offensive in Gaza. How the control Yemen's Red Sea coast, including port of Hodeida. अब देखिए ये याद रखिएगा, पोर्ट ऑफ होदाइदा, ठीक है, कहाँ लाई करता है? यमन की कोस्ट पर, रेड सी में. क्लियर? क्योंकि इसी तरह से कई कई पोर्ट आपको मैच द फॉलोइंग में देके पूछता है और ऑप्शन फिर ऐसे देता है कि 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट या ऑल करेक्ट. ओके, अब उसमें आपको 2 पोर्ट पता हो, तीसरा ना पता हो, तो फिर आप आंसर नहीं कर पाते हो. ठीक है, तो ऐसे पहले भी कई पोर्ट मैंने आपको बताए जब IMEC कॉरिडोर की बात हुई थी. आई होप वो आपके नोट्स में होगा, अगर नहीं होगा तो ये चीजें आपको लास्ट मोमेंट पर किसी उसमें नहीं मिलेंगी. करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह में वो यूपीएससी सब जानता है कि बच्चे पीटी पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो जानबूझकर आपको वो चीजें अवॉइड करता है, इसलिए पेपर टफ होता जा रहा है, प्रीलिम्स का कट ऑफ कम होते जा रहा है. एनीवे, रिमेंबर दिस पोर्ट ऑफ होदाइदा. ठीक है, काफी नैरो है, काफी नैरो पॉइंट है, इसलिए एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है इनको अटैक करने का, हाउदी रेबल्स को. हाउदीज हु सर्वाइव्ड इंटेंस सऊदी बॉम्बिंग फॉर 7 ईयर. आपको पता है कि ऊपर है सऊदी अरेबिया, ठीक है, नीचे 2 कंट्रीज है, ये है ओमान और ये है यमन. ठीक है, और यमन में हाउदी रेबल्स ने जब सिविल वॉर स्टार्ट की थी यहाँ पे ईरान की मदद से, तो सऊदी अरेबिया ने बहुत बॉम्बिंग की थी यहाँ पे इन रेबल्स के अगेंस्ट, वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये हाउदी रेबल्स 7 साल तक वो बम्बार्डमेंट से खत्म नहीं हुए, तो फिर यूएसए के सिर्फ एक छोटे से ऑपरेशन से तो नहीं होने वाले. बीफिंग अप सिक्योरिटी इन द रेड सी एंड अरेबियन सी हैज नाउ बिकम इनएविटेबल. USA should first work towards achieving a ceasefire in Gaza, addressing the core issue, that is two-state solution, and building a regional consensus against the Houthis. Okay, ये USA को करने की जरूरत है, rather than एक कोई टास्क फोर्स बना के नहीं होगा. ओके, देखिए ये वही बता रहा है कि अटैक ऑन रेड सी बाय हाउदीज ने इंडिया के ऑयल ट्रेड को अफेक्ट किया है. ठीक है, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर हम उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं. India is increasingly becoming a significant player in petroleum product export market. Okay, सबसे बड़ी रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी हमारे यहाँ है ना, जामनगर, रिलायंस की. इंडिया बिकेम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स. ओके, यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर बना है इंडिया रिफाइंड फ्यूल में. अब याद रखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने आपको दिए हैं स्कोर करने के लिए कि राइस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है वर्ल्ड में. राइट, फिर जैसे इस बार आया था कि सबसे ज्यादा कोबाल्ट कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, या विच ऑफ द कंट्री लाइस इन कॉन्गो बेसिन. इस तरह की ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए. तो इंडिया इज बिकमिंग इंडिया बिकेम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स. नाउ नीदरलैंड, इट वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडिया रिफाइंड फ्यूल्स. ओके, ये सुमेध पाइपलाइन, इसको याद रखिए, इट ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल नॉर्थ थ्रू इजिप्ट. ठीक है, इजिप्ट से नॉर्थ में यूरोप में ट्रांसफर करता है ऑयल को, सुमेध पाइपलाइन. नाउ द अटैक्स ऑन द कमर्शियल शिप्स इन रेड सी कैन हैव ऑन इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट पे. बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखिए कि रशिया जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है ना इंडिया को, उस पर कभी अटैक नहीं हो रहा है, उस पर कोई अटैक नहीं हो रहा है कहीं भी, ना स्विस कैनाल के पास, ना रेड सी में, कहीं नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि रशिया सपोर्ट करता है ईरान को, एंड ईरान ही पूरा बैक कर रहा है हाउथी रेबल्स को. राइट. नाउ इंडिया की अगर बात करें कि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा हमने इंपोर्ट किया इस साल रशिया से, और उसके बाद इंपोर्ट किया है इराक से. रिफाइनर्स इन इंडिया आर लुकिंग टू इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट एशिया. ओके, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. नाउ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसने क्या किया, ये बीडीएस के अगेंस्ट. अब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट से मैंने एक पूरा वीडियो किया था आपके साथ मेंस 450 प्लस में, वहां पे मैंने इसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट कवर कर दिए थे. बट यहाँ से अगर आप एक पॉइंट है जो अपने मेंस में कोट कर सकते हैं ना, तो वो ये है कि इन मार्च 23 virtual digital assets service providers, okay, in India were brought under the anti-money laundering या counter financing of terrorism regulation, okay, that is PMLA. They were mandated to comply with the PMLA 2002, verify the identities of onboarded clients, उनके जो clients हैं इन companies के, maintain the records,
maintain records of their financial position and potentially suspicious transaction. This obligation applies to all VDA service providers operating in India irrespective of physical presence. Okay, चाहे आप फिजिकली इंडिया में प्रेजेंस है या नहीं, लेकिन अगर आप इंडिया के लोगों को, इंडिया के क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हो तो आप पे ये नॉर्म्स लागू होंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग FIU जो हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने एक नोटिस दिया है टू 9 ऑफशोर, ओके, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट यू आर ऑपरेटिंग इलीगली विदाउट कंप्लाइंग टू द प्रोविजंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके, और माइटी को भी कहा है कि इनका URL ब्लॉक करो, यानी कि इनकी वेबसाइट। पर्पस क्या था ये कंप्लायंस करवाने के लिए? इसका पर्पस था टू इनेबल मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। अब जब मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग पे अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट वहां पे कोट करना होगा अपने आंसर में, दैट मार्च 23 में हमने इनको भी अंडर दी परव्यू ऑफ PMLA एक्ट ले लिया है, दी ऑफशोर एंटिटीज। ओके, ऑफशोर एंटिटीज जो इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन क्लाइंट्स को हैंडल करती है। ओके, उसके अलावा इंडिया ने G20 के टाइम पर भी एडवोकेट किया था दैट देयर शुड बी ग्लोबल रेगुलेशन फॉर क्रिप्टो करेंसी। क्लियर? बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अपने एग्जाम के लिए जाननी है। अब यहाँ पे देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है, अब ये कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सब नहीं जानना, बट ये रेडियो कार्बन ये C14 जो है ये बनता कैसे वो एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग? इट इज अ मेथड टू डिटेक्ट द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, यूजिंग रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन जिसको कहते हैं, इट इज अ नेम फॉर द आइसोटोप कार्बन 14। कार्बन 14 इज क्रिएटेड इन द अर्थ एटमोस्फियर व्हेन कॉस्मिक रेज, लाइक जो एनर्जेटिक स्ट्रीम्स जो स्पेस से आती रहती हैं, आउटर स्पेस से, व्हेन दीज कॉस्मिक रेज स्लैम इनटू द atoms of the gases and release neutrons. Okay, they slam into the atoms of the gases जो हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में रहती है gases and release neutrons. When these neutrons interact with the nitrogen 14, that is nitrogen isotope, they can produce carbon 14. ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए जानना जरूरी था। नाउ सो कार्बन 14, अब क्योंकि कॉस्मिक रेज तो कंटिन्यूसली आ रही हैं, ठीक है, अर्थ के एटमोस्फेयर से आ रही हैं, जा रही हैं स्पेस में से, ठीक है, तो कार्बन 14 इज क्रिएटेड कॉन्स्टेंटली हियर। Now, carbon 14 readily combines with the atmospheric oxygen to form radioactive carbon dioxide, and this compound then enters the bodies of the plants, animals, and other biomass through the carbon cycle. इसके half life के बारे में हम जानते हैं, the time taken to decay to half its original mass was around 5000 years. ओके, जब एक इंडिविजुअल अलाइव होता है तो कार्बन 14 इज बोथ कॉन्स्टेंटली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज रिप्लेनिश, सो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, बट व्हेन एन इंडिविजुअल डाइज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इन द बॉडी बिगिंस टू ड्विंडल थ्रू रेडियोएक्टिव डिके। ऑलराइट, और ये भी एक रेडवुड ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं ट्री रिंग मेथड, ठीक है, आपने सुना होगा, ट्री को अगर आप काटेंगे तो अंदर देखते हैं उसके अंदर रिंग्स बनी हुई है, ठीक है, तो इस हिसाब से भी ये मेजर किया जाता है कि ये कितने साल पुराना हो सकता है। नाउ ये याद रखिएगा कि प्रेजेंस, ओके, C14 की इट्स प्रेजेंस कैन बी यूज टू डेट सैंपल्स दैट आर अराउंड 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, नाउ नेपाल टाइज के बारे में है, तो नेपाल के साथ 3 इश्यूज ही मोस्टली रहते हैं। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, क्योंकि उसके यहाँ से नदियां बहुत निकलती हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कीजिए और इंडिया को सेल कीजिए। दूसरा एयर कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, और तीसरा डिजिटल पेमेंट जो इंडिया आजकल अपना प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों, तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल 1 जनवरी को दोनों कंट्रीज एक्सचेंज करती हैं कि हमारी कंट्रीज में कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ताकि कभी भी एक दूसरे पर अटैक हो तो एटलीस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना ना बनाया जाए, बिकॉज उसको निशाना बनाना यानी कि रेडियो एक्टिव फैलेंगी, और वो फैलेंगी तो ऐसा नहीं कि वो लिमिटेड रहेंगी, जैसे मान लो अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होता है या कराची में होता है तो वो सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगी लिमिट, वो इंडिया की तरफ भी आएंगी। इंडिया में होता है तो वो डेफिनेटली है कि उसका असर पाकिस्तान पे भी होगा, राइट। तो ये लिस्ट हमेशा शेयर की जाती है सिंस 1992 ऑन 1st of every year. Okay, it is a bilateral pact that prohibit two sides from attacking each other atomic facilities. ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1988 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1991. ओके, सो दिस वाज 33rd कंसेक्यूटिव एक्सचेंज ऑफ सच लिस्ट। एंड अच्छी बात है कि कश्मीर मैटर हो चाहे कुछ भी मैटर हो, इवन वॉर ईयर्स भी जो हुए हैं ना, लाइक कारगिल वॉर, तब भी ये चीजें कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज की गई हैं, तो एटलीस्ट इतनी तो मैच्योरिटी दोनों कंट्रीज रखती हैं।
यहाँ पे उत्तराखंड ने बैन कर दिया है फिलहाल के लिए आउटसाइडर्स को, दूसरे स्टेट के, कि आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का लैंड नहीं खरीद सकते। ओके, अभी के लिए, जब तक कि उनकी कमिटी उस पर एक प्रॉपर रिकमेंडेशन ना दे दे, क्योंकि वहां के लोगों की डिमांड थी। और साथ में ये भी थी कि नंबर ऑफ ईयर्स भी इंक्रीज किए जाए, कि कब जाकर एक दूसरे स्टेट से आके यहाँ रहने वाले को हम डोमिसाइल मानेंगे। ठीक है, तो ये दो डिमांड थी। तो फिलहाल के लिए अभी उन्होंने आउटसाइडर्स को बैन कर दिया है परचेज करने से, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। नाउ, कल हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि एबीपीएस सिस्टम जो है, इससे काफी सारे जो मनरेगा वर्कर्स हैं, इनको इनके वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं या किसी और अकाउंट में चले जा रहे हैं। ओके, तो कल न्यूज थी 38% या ऑलमोस्ट 35% ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स एंड 12% ऑफ एक्टिव वर्कर्स रिमेन इनएलिजिबल फॉर मैंडेटरी पेमेंट मेथड। देखिए, गवर्नमेंट क्लेम क्या कर दी है कि देखिए, पहले तो जब डायरेक्ट पेमेंट दी जाती थी ना, तो 98% तक ही पहुंचती थी, लेकिन इस मेथड से तो मोर देन 99% लोगों की पेमेंट उनके अकाउंट में पहुंच रही है। बट रियलिटी तो कुछ और ही दिखाती है। Right. It led to a high rate of job card deletions. Almost 7.6 crore workers have been deleted since April 22. Okay. Though this updation and deletion of job cards are regular exercise conducted by states or union territories. कल हमने उसको डिस्कस किया था कि वो मेथड कैसे काम करता है 3 स्टेप में। यहाँ पर पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? मथुरा में। एंड देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम लोग अराउंड वी विल एस्टैब्लिश 100 न्यू सैनिक स्कूल। ओके, तो ये पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है मथुरा में विद कैपेसिटी ऑफ 870 स्टूडेंट्स, ताकि गर्ल्स को आगे चल के फोर्सेस ज्वाइन करने में भी इजी रहे। 100 न्यू सैनिक स्कूल पार्टनरशिप में खोले जाएंगे विद एनजीओ, प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। 42 हैड ऑलरेडी बीन सेटअप और 33 पहले से चल रहे हैं। ठीक है, तो 33 पहले से चल रहे हैं, 100 और सेटअप करने हैं, और इस 100 में से 42 सेटअप किए जा चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसराइल ने धीरे धीरे अपने ट्रूप्स रिड्यूस करना शुरू कर दिए इनसाइड गाजा। ठीक है, और इसका मेन रीजन ये है कि इनको ये अपनी कुछ फोर्सेस को फ्री रखना चाहते हैं इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट इन नॉर्थ विद हिजबुल्ला। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में है लेबनान। ठीक है, और लेबनान में कौन सा ग्रुप एक्टिव है? हिजबुल्ला, अगेन सपोर्टेड बाय ईरान। राइट, और यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप थी वहां पे एक्टिव था हमास। हमास अगेन सपोर्टेड बाय ईरान। राइट, तो हमास को तो ऑलमोस्ट अब डिसमेंटल कर ही दिया है, तो वो अपने ट्रूप्स को फ्री रखना चाहते हैं कि अगर इन केस नॉर्थ में हिजबुल्लाह के साथ भी डील करना पड़े तो। ओके, देखिए, इसमें मोस्टली ये पूरे साल का रिव्यू है, तो इसको ना मैं आपको अपने प्रीलिम्स में तो करवाऊंगा ही, बट एक बार यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि क्या किया है। तो इंडिया ने सबमिट किया है अपना थर्ड कम्युनिकेशन टू यूएनएफसीसी। ठीक है, उसने बताया कि देखिए, हमने जो टारगेट अचीव सेट किया था कि हम 33% रिड्यूस करेंगे अपनी एमिशन इंटेंसिटी, वो हमने 11 साल पहले ही अचीव कर लिया है। ठीक है, हमने रिड्यूस कर लिया अपनी एमिशन इंटेंसिटी, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया है। नाउ, नंबर ऑफ टाइगर्स, टाइगर एस्टिमेशन जो रिपोर्ट आई थी ना उसमें, अब इस तरह से प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो ये पॉइंट्स भी आपसे पूछता है कई बार कि इस एरिया में डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, या सबसे ज्यादा इस एरिया में मिलते हैं हमें। ओके, तो उसी तरीके से याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज इन शिवालिक एंड गैंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड सुंदरबन, बट दे dwindled इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब ये चीज अगर नहीं याद होगी ना, तो ये वहां पर कॉमन सेंस कहेगा नहीं नहीं, वेस्टर्न घाट्स में कम कैसे हो सकते हैं? ठीक है, वहां तो बहुत जंगल है, तो वहां तो बढ़ना चाहिए, नहीं, वहां पर dwindle हुए हैं, एंड इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी dwindle हुए हैं ड्यू टू हैबिटेट लॉस। चीता कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मिक्स रिस्पॉन्स रहा है, बिकॉज डेथ ऑफ 6 ऑफ द 20 एडल्ट जो इंपोर्ट किए गए थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च हुआ था फॉर 7 प्रिंसिपल बिग कैट्स। अब ये पूरे 7 प्रिंसिपल बिग कैट्स के नाम प्लीज याद रखिएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड्स, लेपर्ड्स, जागवार, पूमा एंड चीता। ठीक है, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, 7 बिग कैट्स को टारगेट करता है, एंड इट इज ओपन टू 97 कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब दो चीजें जो गलत हुई है एनवायरमेंटलिस्ट की नजर से, एक है फॉरेस्ट एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए, और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉ में कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू देखेंगे, बट इन दोनों चेंजेस को मैं अपने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में डिटेल में कवर करूंगा, एंड जितना सिंपलिस्टिक वे में कवर कर पाएंगे उतना सिंपल रखेंगे। ओके, सी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट
sorry, Forest Conservation Amendment Act applies to the land recorded as forest in government record. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना 96 में जजमेंट दिया था गोदावरमन केस में। इसमें उसने कहा था कि देखिए वो सारे फॉरेस्ट जो बाय डिक्शनरी मीनिंग फॉरेस्ट कहे जा सकते हैं या डीम्ड फॉरेस्ट हैं, वो सब फॉरेस्ट माने जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट माने गए हो या ना माने गए हो। जैसे आप किसी एरिया को देख रहे हो, आपको लग रहा है यार ये तो काफी घना जंगल है, ठीक है, तो उसको फॉरेस्ट माना जाएगा, उसे नहीं काट सकते आप, भले ही गवर्नमेंट रिकॉर्ड उस एरिया को कहते हो कि नहीं नहीं ये कोई फॉरेस्ट रिकॉर्डेड नहीं है, हमारे हमारे रिकॉर्ड्स में हमने इसको फॉरेस्ट मेंशन नहीं किया है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपनी जजमेंट में कि नहीं इसको भी प्रोटेक्ट कीजिए, है ना, फॉरेस्ट दिख रहा है ना, ये आपके रिकॉर्ड्स में ना होने से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने अब अमेंडमेंट करके कहा कि नहीं, ये जो एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में लागू होगा जिस फॉरेस्ट को गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट माना गया होगा। ओके, तो अब आप तो ये मान लीजिए कि सपोज किसी माइनिंग कंपनी को छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में कोई प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, घने जंगल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप फंडिंग दीजिए गवर्नमेंट को। ओके, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जब मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया तो मैंने यही कहा था, इसने ब्राइब्स और किकबैक को पूरी तरह से लीगल कर दिया है, ठीक है, वो ब्राइब ब्राइब मानी ही नहीं जाती है, ठीक है, एनोनिमिटी इतनी है कि पता ही नहीं होता है कि कौन सी कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट को फंडिंग दी है या पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी है, ठीक है, तो जो भी रूलिंग पार्टी है उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग दीजिए, फिर उससे कहिए कि हमें ये एरिया चाहिए माइनिंग के लिए, इस एरिया को आप डी नोटिफाई कर दीजिए, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड से हटा दीजिए कि ये फॉरेस्ट था, ठीक है, डी नोटिफाई हो गया, तो अब वो फॉरेस्ट होते हुए भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज नॉट ए फॉरेस्ट नाउ, ठीक है, नॉट ए फॉरेस्ट, तो अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उस पर लागू नहीं होगा उस एरिया पे, अब आप आराम से कट डाउन शुरू कर दीजिए, ठीक, तो इस अमेंडमेंट ने कहीं ना कहीं सब कुछ गलत कर दिया। ऑलराइट, दिस इज वन क्रिटिसिज्म। उसके अलावा इसने एग्जेम्प्ट किया फॉरेस्ट लैंड को अप टू 10 हेक्टेयर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एरिया फॉलोइंग विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। अब देखिए, इट एग्जाम फॉरेस्ट लैंड अप टू 10 हेक्टेयर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मानिए छत्तीसगढ़ में माओस्ट इंसर्जेंसी या नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे सपोज कैंपिंग वगैरह, कैंप लगाने सिक्योरिटी के, ठीक है, या मोबाइल टावर वगैरह लगाने, तो आप 10 हेक्टेयर तक का फॉरेस्ट उस नाम पर क्लियर कर सकते हो। क्लियर, एक दूसरा लॉस ये हो गया। तीसरा, अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कंसिडर कीजिए, अगर आप बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक के एरिया में फॉल होते हैं, एलएसी या एलओसी, ठीक है, तो वहां पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन दोनों से 100 किलोमीटर तक के जो जंगल होंगे, नॉर्थ ईस्ट में तो काफी है, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, या ये सब हो, म्यांमार बॉर्डर से लगे हुए भी, तो वहां पर भी जंगल काटने में काटे जा सकते हैं, ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये जो 3 चेंजेस किए गए ना इसमें, ये काफी आप कह सकते हो कि बैकवर्ड स्टेप्स हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बायोडायवर्सिटी एक्ट, इसमें भी चेंजेस किए गए। नो, इसमें गवर्नमेंट ने गोल क्या बताया कि देखिए हम इसमें चेंजेस इसलिए कर रहे हैं, पहला, ताकि हम एनकरेज करना चाहते हैं ग्रोइंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अभी क्या है कि आपको कोई मेडिसिनल प्लांट्स चाहिए, जड़ी बूटी वगैरह चाहिए, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप जंगल से उसको कलेक्ट कर सकते हो। ओके, हो सकता है आप वैद हो, आप बहुत नॉलेज रखते हो ट्रेडिशनल, तो आप वो चीज जंगल से कलेक्ट कर सकते हो, बट विद गवर्नमेंट परमिशन। ठीक है, और परमिशन क्या है यार, वो तो इनडायरेक्टली पैसे ही देने पड़ते हैं आपको। नाउ, इन्होंने कहा कि देखिए हम ये बायोडायवर्सिटी एक्ट इसलिए अच्छा बना, इजी बना रहे हैं, ताकि इसका कल्टीवेशन बढ़ाया जा सके मेडिसिनल प्लांट्स का, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम फ्रॉम द वाइल्ड। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि अच्छा स्टेप है। दूसरा, इससे ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट मिलेगा एंड इट विल इजियर फॉर द रिसर्च एंड पेटेंट्स एंड इन्वॉल्व मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा कि हमें आई एम सॉरी, इससे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा कि हमें रिसर्च करनी है कुछ, और उस रिसर्च से पेटेंट जनरेट होंगे, ठीक है। बट वरी क्या है, वरी ये है कि न्यू लॉ कहता है कि पीपल यूजिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसिंग सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन, दे डोंट हैव टू शेयर द बेनिफिट्स विद द लोकल कम्युनिटीज हु हैव दैट नॉलेज। यानी कि बड़ी कंपनीज आएंगी, पुराने जो लोग हैं, जो लोग ट्रेडिशन और उस नॉलेज रखते हैं उन पुरानी जड़ी बूटियों का, उनसे वो नॉलेज लेंगी और उसके बाद उससे बेनिफिट शेयर करने की जरूरत ही नहीं है उनको, ठीक है, वो आपका नॉलेज लेंगी, उससे रिलेटेड जो भी उनको रिसर्च वगैरह करनी है करेंगी और अपना जाके मार्केटिंग करेंगी, ठीक है, आपके साथ बेनिफिट शेयर करने का कोई रीजन नहीं, ठीक है, तो दिस इज अ बैकवर्ड स्टेप।
ओके, तो चलिए द हिंदू तो हो गया, इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। वैसे इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा कुछ है नहीं आज, ठीक है। अ, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एमएसपी। एमएसपी से दो चीज़ें हुई है। पहला कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया है। जहाँ अच्छी जिस क्रॉप के लिए अच्छी एमएसपी सेट कर दी जाती है उसी को लोग ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये हुआ है कि नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं इन पे बहुत हैवी बर्डन पड़ा है। यानी कि लोग सेम क्रॉप बार बार उगाए जा रहे हैं, ठीक है। मोनोटोनस हो गया है सब कुछ। तो उस वजह से हमारा जिन एरियाज में वाटर की शॉर्टेज है, जैसे एग्जांपल पंजाब, ठीक है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन है ये गंगा बेसिन वाला, ठीक है, उस जोन उस रीजन में होना चाहिए। बट पंजाब में उगाया जाता है, उससे क्या हो रहा है, वाटर लेवल डिप्लीट होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। The high MSP for some crops, just a second. The high MSP for some crops and not for others is hindering crop diversification and benefiting a selected few states. ठीक है। राबी क्रॉप्स, ये अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं। राबी क्रॉप्स व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड सेफ्लावर। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट तो की थी फॉर ऑयल सीड्स, but it has not delivered the desired results in terms of an increase in domestic production, and India is still dependent. India is still dependent for over 55% of its requirements, ठीक है। तो हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है ऑयल्स के कंपैरिजन में। और इसी से रिगार्डिंग इंडिया एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑयल पाम, ठीक है, कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं इसको। नाउ डी मिनिमस। अब देखिए डब्ल्यूटीओ के कंटेक्स्ट में एक वर्ड आता है डी मिनिमस। तो डी मिनिमस क्या है? इट रेफर्स टू द मिनिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट दैट इज अलाउड इवन दो दे डिस्टॉर्ट ट्रेड। ओके, उसमें रेड बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे उसमें, क्योंकि देखिए वहां भी समझाओ यही बात और ये यहाँ समझाओ तो वो रिपीटिशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको वहीं पे समझेंगे। बट आपको अभी तक इतना फेयर आइडिया होगा, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मतलब जिसको पूरी तरीके से अलाउ है कि आप देते रहिए सब्सिडी, ठीक है। रेड बॉक्स मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिट में दे सकते हो, ठीक है। तो अलाउ किया जाता है 5% तक आपकी जो टोटल प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, उसकी जो वैल्यू होगी, जो कीमत निकलेगी, उसका 5% तक डेवलप कंट्रीज को अलाउ है एज अ सब्सिडी देना, और 10% तक अलाउ है डेवलपिंग कंट्रीज को एज अ सब्सिडी देना। पीस क्लॉज, अभी 2013 में इंडिया एडमेंट हो गया था कि नहीं नहीं हम नहीं एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप इस पे गारंटी दीजिए। तो फिर एक पीस क्लॉज स्टैब्लिश किया गया था कि देखिए अगर आपकी सब्सिडी 10% से ऊपर जाती है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अगर 10% से ऊपर सब्सिडी जाती है तो अभी के लिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं, बट ये परमानेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि दिस पीस क्लॉज इज टेम्पररी। नाउ दिस पीस क्लॉज अलाउस एक्सीडिंग द प्रोडक्ट स्पेसिफिक डी मिनिमस बाय डेवलपिंग कंट्री members. The procurement under the MSP should therefore not be open-ended and predetermined targets should be specified simultaneously. अब यहाँ पे open-ended से क्या मतलब है? Open-ended से मतलब ये है कि आप जितना गेहूं लाओगे सरकार खरीदती जाएगी, ठीक है। आप जितना चावल लाओगे सरकार खरीदती जाएगी। तो ये ओपन एंडेड ठीक नहीं है, ठीक है। तो इवन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इसको थोड़ा सा लिमिटेड बनाया जाए। लाइक जैसे अब पंजाब हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो 95% उनका जो प्रोडक्शन होता है गवर्नमेंट खरीदती है एट दी एमएसपी। इसलिए जब न्यू 3 लॉस आए थे, फार्म लॉस, तो सबसे ज्यादा पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। और तब कहा गया था कि अगर ये लॉ रिपील हो तो भी एटलीस्ट फार्मर्स को ये अश्योर किया जाए, देखिए हम ये ओपन एंडेड तो नहीं कर पाएंगे, हम आपसे अराउंड आपका जो प्रोड्यूस होगा उसका 50% ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये ओपन एंडेड बंद होना चाहिए। खुद गवर्नमेंट भी चाहती है ये चीज। राइट नाउ एमएसपी के रिकमेंडेशन किस पे बेस होते हैं? दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर पीवाईक्यू, ठीक है, कि एमएसपी कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या चीज फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो फर्स्ट कंसिडर किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई, सेकंड किया जाता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइसेस, थर्ड इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, फोर्थ टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, एंड फिफ्थ द लाइकली इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज ऑन द कंज्यूमर्स। ओके, रही बात ऑयल वगैरह की, तो टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स ऑयल सीड एंड पल्सेस, हायर इंक्रीज इन एमएसपी इज प्रपोज फॉर द लेंटिल्स, ठीक है, ताकि लोग गेहूं चावल से हटके यहाँ भी जाए। और इसके अलग से मिशन भी लॉन्च किया डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसी तरीके से एक स्कीम चलती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, इट इज सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसके अंडर काफी सारी सब स्कीम्स चलती हैं, उनमें से सिर्फ एक है, बाकी मैं आपको सारी करवाऊंगा। ओके, टू डाइवर्ट द एरिया ऑफ वाटर इंटेंसिव पैडी क्रॉप टू ऑल्टरनेट क्रॉप, एग्जाम्पल पंजाब में
पैडी की वजह से वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरत है पल्सेस, ऑयल सीड या कोर्स सीरियल, न्यूट्री सीरियल या कॉटन वगैरह ग्रो करने की। ओके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनकी एमएसपी बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वो न्यूज़ स्किप कर रहा हूँ जो ऑलरेडी द हिंदू में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये इतना इतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं है फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इतना डिटेल में नहीं। बाकी हाँ, इसको मैं आपको एक बार मेंस 450 प्लस के लेक्चर में जरूर कराऊंगा, दिस एक्सपो सेट, क्योंकि ये आ जाता है कई बार मेंस में डायरेक्ट। ठीक है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इकॉनमी। ओके, अब देखिए हमारे एफटीए के नेगोशिएशन चल रहे हैं कई कंट्री के साथ। यूके हो गया, ईयू हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हुआ है, लेकिन वो अभी हम लोगों ने पार्शियल किया हुआ है। ठीक है, पार्शियल है वो सब। पूरा फुल फ्लेजेड एफटीए नहीं साइन किया है। यूके के साथ मैंने आपको कई सारी चीजें समझाई थी। जैसे यूके चाहता है कि हमारे यहाँ की जो विस्की जाती है उस पे इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, बट इंडिया इसको अभी तक देखता था एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कि जो इंपोर्ट आ रहा है उससे हमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगा के रेवेन्यू अर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग विस्की पे बहुत ज़्यादा लगाते हैं। वहाँ से जो ऑटोमोबाइल्स आते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, उस पर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो वो भी रिड्यूस करने की डिमांड कर रहा था यूके। फिर यूके ने कहा कि आपके यहाँ के जो पेटेंट लॉज हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, हमारे यहाँ दवाइयों के बहुत इन्वेंशन होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप पेटेंट लॉज भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की डिमांड करता है वो। तो अब इंडिया अपना एटीट्यूड चेंज कर रहा है कि यार इसको एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं देखना है एफटीएस को। ठीक है, कई बार तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज हमारे यहाँ कार बननी है, तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लगते हैं, राइट। कुछ कैपिटल गुड्स भी लगते हैं जो मशीनों को असेंबल वगैरह करने में या जिससे नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, हम लोग इन पर भी इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा देते हैं कि फिर इनका यूज करके जब हम लोग फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना अपने यहाँ पे खुद की कंट्री में, तो वो फिनिश प्रोडक्ट्स, अगर उस प्रोडक्ट को हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया होता ना, तो वो ज़्यादा चीप पड़ता एज कंपेयर टू कि हमने रॉ इंटरमीडियरी और कैपिटल गुड्स पहले लेकर आए। ठीक है, उन पे टैक्स भी लगाया, उसके बाद फिर फिनिश प्रोडक्ट्स हमने बनाया, तो ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, इससे अच्छा तो इम्पोर्ट ही कर लेते बना हुआ, सस्ता पड़ता, राइट। तो कई बार हम लोग का ये, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी, कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स पे इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा देते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो महंगा बनता है और वो कॉम्पीट नहीं कर पाता फिर इंटरनेशनल मार्केट में। India is likely to lower tariffs on range of items including high tariff products such as car, whiskey, machinery under the FTA, with developed economies away from looking at the tariff as a source of revenue. We are negotiating FTAs with UK, European Union, Australia and Oman, right? Tariffs are the custom duties on goods imported into the country. New Delhi has the highest import duty compared to most major economies. कस्टम ड्यूटी से लास्ट ईयर हमें रेवेन्यू आया 2.3 लाख करोड़ का। वो फैक्ट, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 8% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। आपको सिर्फ थोड़ा सा वो लिस्ट याद रखने की जरूरत है कि जैसे सबसे ज्यादा टैक्स हमारे यहाँ जीएसटी से आता है, राइट। उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन टैक्स से, उसके बाद आता है इनकम टैक्स से, उसके बाद आता है हमारा एक्साइज ड्यूटी से, ठीक है, फिर आता है कस्टम ड्यूटी से। बस ये लिस्ट याद रखना जरूरी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट बिल्कुल हर बार सेम ही रहेगी। जब इस बार इकोनॉमिक सर्वे आएगा या बजट आएगा तो हो भी सकता है कि कोई सा ये ऊपर हो जाए, ये नीचे हो जाए। ठीक है, तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हाँ जीएसटी सबसे ऊपर रहेगा, इतना तो श्योर है। देयर इज अ टेंडेंसी टू रिमूव टैरिफ बैरियर्स अक्रॉस द ग्लोब। इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होना है तो आपको ये टैरिफ वगैरह कम करने होंगे। For example, the reduction in duty of for the import of Scotch whiskey from UK that attracts 150% of tariffs. ठीक है, स्कॉच विस्की पे 150% टैरिफ लगता है, ऑटोमोबाइल्स पे 100% लगता है। ठीक है, सो इंडिया हैड लोवर्ड द ड्यूटी फॉर ऑस्ट्रेलियन वाइन्स, क्योंकि हमने उनके साथ एफटीए किया। ओके, इससे क्या होता है कि एफटीए साइन करते हैं, फिर टैरिफ्स कम हो जाते हैं, तो चीजें जो अब इंपोर्ट हो रही हैं उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। सपोज 100% टैरिफ नहीं लगेगा ऑटोमोबाइल पे जो यूके से आएंगे, तो सस्ता हो जाएगा। तो इससे ज्यादा कंपटीशन आता है मार्केट में, क्वालिटी इंप्रूव होती है और कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है। हाई टैरिफ्स आर अमंग द की कंसर्न्स रेज्ड बाय ट्रेड पार्टनर्स। क्लियर, तो बस उसमें यही जानना था। यहाँ भी वही लिखा है, हाई टैरिफ्स अमंग द रीजंस बिहाइंड इंडियाज वीक एक्सपोर्ट, जो हमारे एक्सपोर्ट गिर रहे हैं उसका मेन रीजन यही है। हाउ दी थ्रेट नॉट विद स्टैंडिंग इट्स स्मूथ सेलिंग फॉर रशियन ऑयल थ्रू रेड सी। ठीक है, तो रशियन ऑयल जो कैरी कर रही होती है उन शिप पे बिल्कुल अटैक नहीं होता।
ओके, यहाँ पे एक्सपोसेट से ही रिलेटेड यूज है, लेकिन कुछ एक बार फिर से चलो ब्रशअप कर लेते हैं, कल हमने पढ़ा था ये सब। एक्सपोसेट विल ऑब्जर्व टू काइंड ऑफ सोर्सेज, फर्स्ट इज परसिस्टेंट सोर्सेज दैट इज टारगेटेड या नोन सोर्स, एंड सेकंड इज ट्रांजिएंट सोर्सेज दैट इज पल्सर्स एंड मैग्नेटार्स। अगर उसको प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आपसे सोर्सेज ही पूछेगा कि इनमें से कौन से वो सोर्सेज हैं जो एक्सरे को एमिट करते हैं। आउट इन स्पेस एक्सरेज गेट पोलराइज ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज। क्या क्या हो सकते हैं कॉजेज? सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या फिर ड्यू टू इंटरेक्शन विद मटेरियल प्रेजेंट अराउंड द ब्लैक होल्स। पॉलिक्स, पॉलिक्स विल अंडरटेक important measurements like the degree and angle of polarization of X-ray photons from the environment surrounding black holes, neutron stars, and other cosmic entities. Now, what are polarization of X-ray? तो ये कल भी हमने देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। X-rays comprise electric as well as magnetic waves, okay, and they are constantly in motion, लगातार मोशन में रहती है। But being a sinusoidal waves, they do not follow a pattern direction, कोई फिक्स पैटर्न या फिक्स डायरेक्शन फॉलो नहीं करती हैं वो। However, a polarized X-ray is both organized and two waves vibrating in same direction। अगर वो एक बार को पोलराइज हो गई, उसके बाद फिर वो एक दोनों वेव्स जो होंगी, ठीक है, वो ये इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों जो वेव्स होंगी वो सेम डायरेक्शन ही फॉलो करेंगी। एज एक्सरे पास थ्रू द थिक क्लाउड ऑफ मटेरियल्स, देयर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एमिट्स ए फोटोन in a changed direction as it has now undergone scattering. In this process, new photon has got polarized in the direction perpendicular। ये मैंने कल भी एम्फेसाइज किया था आपके साथ कि perpendicular, इसको अगर पैरेलल करके लिख दे इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में तो ध्यान रखना वो स्टेटमेंट गलत होगा। प्लेन फॉर्म बिटवीन द ओरिजिनल एंड स्कैटर्ड photon, okay, so this polarization measurement will provide clues about the bright X-ray emitting source and nature of these radiations and complex processes they undergo। यहाँ पर वही है कि क्यों यूएस के अलाइज ज्वाइन नहीं कर रहा है रेड सी को, तो अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गाजा पे जो बम्बार्डमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया यूएसए ने, उसी यहाँ पर सिर्फ ये इन्फ्लेशन को लेकर इसने बात की है, एक एक प्रोडक्ट की कब ऊपर हुआ कब नीचे हुआ, तो वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, नॉट यूजफुल। ओके, नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग स्टेट, इनको अलग अलग स्टेटहुड अलग अलग ईयर में मिला है, ठीक है, कभी यूनियन टेरिटरी थे, कुछ प्रिंसली स्टेट थे एंड सो ऑन। तो वो आप लक्ष्मीकांत में आपके पास एक चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, वो जब मैं रिवीजन कराऊंगा स्टैटिक का जो हमारा डेली टारगेटेड रिवीजन चल रहा है उसमें करवा दूंगा। बाकी अभी के लिए बस ये याद रखिए कि दो इंपॉर्टेंट लॉस आए थे 1971 में, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट इन दिसंबर 1971, जिससे सब कुछ चेंज हो गया। 8 स्टेट्स आते हैं यहाँ पर, लैंड ऑफ सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो बनाया गया, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इट्स नॉट लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, वो अंडर आर्टिकल 262 कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टैट्यूटरी है, लॉ के थ्रू बनाया गया। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। 5 आउट ऑफ द 8 स्टेट्स, आज के जो 8 में से 5 स्टेट हैं, दे वर पार्ट ऑफ कॉलोनियल असम। मणिपुर एंड त्रिपुरा, दे वर प्रिंसली स्टेट्स। सिक्किम वॉज jurisdictionally independent but under British paramountcy. It was annexed by India in 1975 and made a member of Northeastern Council in 2001. Alright, so that's it for this session. आज वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ उसके लिए सॉरी, बट कल से टाइमली होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।